डेट है आज 21 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना यूनफ 4 एक्सरसाइज। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में थी, एक्सरसाइज अभी हेल्ड हुई है, इसका मतलब अभी हुई है। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी के बीच में हुई है और यूरोपियन यूनियन नवल फोर्सेस के बीच में हुई है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से 3 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया है। एक तो इटली की नेवी, स्पेन की नेवी और फ्रांस की नेवी। इन तीनों की नेवल फोर्स और इंडियन नेवी, इन चार ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन किया है। और ये मेडन एक्सरसाइज है। मेडन का मतलब है फर्स्ट टाइम हुई है। कहाँ पे हुई है ये एक्सरसाइज? गल्फ ऑफ एडन में हुई है। गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया के पास है। हम मैप में देखेंगे इसे, गल्फ ऑफ एडन को। पहले इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ये एक्सरसाइज याद रखना, एक तो पहली बार हुई है, और पहली बार हुई है, दोबारा कब होगी अभी कुछ पता नहीं है। ये एनुअली होगी, बाई एनुअल होगी या बाई इनियल होगी, साल में 2 बार होगी या 2 साल में 1 बार होगी या 1 साल में 1 बार होगी। ऐसी कोई भी न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। द मिंट मैंने देखा, इंडियन एक्सप्रेस देखा, द हिंदू देखा, लेकिन तीनों में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी। ये एनुअली होती है या कैसे होती है आगे, क्योंकि पहली बार हो रही है, आगे कैसे होगी कुछ नहीं पता इसके बारे में अभी। ये यूनफ 4 एक्सरसाइज मतलब यूनफ 4 एंड इंडियन नेवी इसमें क्या करते हैं? मल्टीपल इश्यूज़ पे कन्वर्ज करते हैं मतलब बहुत सारे इशू होते हैं जिन पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। दोनों साइड से अपनी जो एक्सपीरियंस होते हैं शेयर करते हैं। इसमें काउंटर पायरेसी ऑपरेशन करते हैं। ये काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस क्या होते हैं? पायरेसी का मतलब होता है जैसे यहाँ पे मान लो इंडियन ओशन के पास है गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे जो घुसपैठिए आते हैं या कोई मान लो इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही है, उनको काउंटर करना। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो वेसल्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना। वेसल्स कौन से? वेसल्स का मतलब है कोई भी मान लो व्हीकल हो गया, जहाज हो गया, सिर्फ पानी का जहाज हो गया। तो ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाया हुआ है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में क्या है, यहाँ पे शिप वगैरह जाते हैं, डिप्लॉय करते हैं, फूड वगैरह पहुँचाते हैं पुअर कंट्रीज में। जो इनको मान लो कोई इलीगल एक्टिविटी करता है, इनको रोकता है या इनके मतलब इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सब कुछ इस एक्सरसाइज में एक्सपीरियंस किया जा रहा है। इस तरह की कुछ एक डायलॉग और है इनके बीच में। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है, एक मीटिंग होती है किसके बीच में? यूरोपियन यूनियन नवल फोर्स के बीच में और इंडियन फोर्सेस के बीच में, जिसका नाम है सेड, शेयर्ड अवेयरनेस एंड डी कॉन्फ्लिक्शन। ये एक मीटिंग होती है, ये एनुअली मीटिंग होती है, हर साल बहरीन में होती है। ये बहरीन कहाँ पे? बहरीन यहाँ पे देखो, ये अपना मैप, वर्ल्ड मैप, ये है कतार, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा कतार, और ये है बहरीन, ये है बहरीन, यहाँ पे बहरीन, कतार के पास बहरीन है ये। तो यहाँ पे हर साल ये सेड नाम से प्रोजेक्ट होता है। तो इतना पूछ लेगा यूपीएससी, सेड किस किस के बीच में होता है? तो आपको याद रखना है इंडिया और यूरोपियन यूनियन, ये याद रखना है। और ये फोर्स जो ये है यूनफ 4 एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन नवल फोर्स के बीच में। अब ये गल्फ ऑफ एडन में हुई है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे जो लिखा है ये मैप में समझेंगे हम सारा कुछ। ये देखो गल्फ ऑफ एडन है, ये इंडियन ओशन आपको पता ही होगा। ये यहाँ पे देखो आप, ये है इंडियन ओशन, इंडिया के पास इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन का पार्ट है अरेबियन सी, अरेबियन सी के पास यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन, ये यमन के पास। ये अब बड़ा मैप देख रहे हैं हम इसमें थोड़ा। ये देखो यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है अरेबियन सी के पास, और ये है आपका रेड सी। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को एक स्टेट कनेक्ट करती है, ये वाली स्टेट। स्टेट बोलते हैं जल संधि हिंदी में। जल संधि या स्टेट का मतलब है ऐसी बॉडी, नैरो बॉडी विच कनेक्ट टू लार्जर बॉडी। अब देखो ये पतली सी बॉडी है वाटर की, और दो बड़ी बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को, इसलिए इसे स्टेट बोलेंगे। स्टेट। एक चीज़ याद रखनी है, एक इस्थुमस भी होता है। इस्थुमस, इस्थुमस क्या होता है? ये जैसे वाटर बॉडी है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, ये होता है लैंड बॉडी, नैरो लैंड बॉडी विच कनेक्ट टू लार्जर लैंड बॉडीज को, तो उसे बोलते हैं इस्थुमस, इस्थुमस बोलते हैं। तो ये गल्फ ऑफ एडन के पास यहाँ पे रेड सी और ये बब अल मंडब है, और इसके साइड में ये यमन है, यहाँ पे सोमाली है, यहाँ पे जिबौती है, इसके आसपास की कंट्री। तो यही सब कुछ लिखा है यहाँ पे। इसके वेस्ट में कौन है, ईस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, यही सब कुछ लिखा है। ये बब अल मंडब भी स्टेट हमने देख लिया इसमें। तो इतना ही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ICMED प्लस स्कीम, इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस।
ये एक स्कीम है जो लॉन्च की है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी लॉन्च किया है। इसका नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया है, इसलिए इसके नाम में प्लस लगा दिया। देखो ये ICMED, इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ये स्कीम 2016 में ही लॉन्च कर दी थी, 2016 में, 2016 में। अभी इसका अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया जिसमें बस नाम में प्लस जोड़ दिया। ये स्कीम क्या काम करती है ये जानना जरूरी है, और किसने लॉन्च की है ये आज जानना जरूरी है। ये किसने लॉन्च किया है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। क्या काम करेगी ये मेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं, जितना भी हॉस्पिटल वगैरह में, लैब वगैरह में जो भी डिवाइसेस यूज होते हैं, कोई मान लो डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट, मान लो किसी चीज़ की बीमारी का पता लगाना इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, या एक्सरे मशीन होती है, कोई भी मेडिकल डिवाइस, उसकी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी का वेरिफिकेशन करते हैं इसमें। इसमें देखते हैं हाँ वो अच्छी क्वालिटी का मेडिकल डिवाइस है या नहीं है। कोई मशीन मान लो यूज हो रही है हॉस्पिटल में, वो उसकी क्वालिटी अच्छी है, लोगों के लिए यूज करना उसे सेफ है, उससे कोई नुकसान तो नहीं है, ये सब कुछ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं इस स्कीम में, इसलिए इसका नाम है सर्टिफिकेशन, इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो एक क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। ये क्या है? देखो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से UPSC 2017-18 में किसी एक में क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। किसने सेटअप की थी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने और इंडियन इंडस्ट्रीज ने, दोनों ने मिलकर ये इसको सेटअप किया है। इंडियन इंडस्ट्रीज की तरफ से कौन था? इसको रिप्रेजेंट किया था 3 ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एसोसिएशन है। जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, या जैसे ट्रेड यूनियन होता है, ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन, जो लेबर होती है, कर्मचारी होते हैं, उनके लिए, उनके फ़ायदे के लिए काम करते हैं, ऐसी एसोसिएशन होती हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे इंडस्ट्रीज़ को कोई नुकसान है या गवर्नमेंट के सामने कोई अपनी बात रखनी है, उनके लिए एक एसोसिएशन होती हैं। तो ये 3 एसोसिएशन है जिन्होंने इसे सेटअप करने में अपना योगदान दिया था। एक तो एसोचैम, एसोचैम क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी एसोसिएशन है इंडस्ट्रीज़ के लिए। एक है CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और एक है FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन तीनों ने मिलके और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने मिलके इसको एस्टेब्लिश किया था, सेटअप किया था, बनाया था इसको, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को। इस क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी की तरह रजिस्टर है, नॉन प्रॉफिट सोसाइटी की तरह। ये इसमें जो मेंबर होते हैं ना क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में, इसमें 3 जगह से मेंबर आते हैं, क्योंकि देखो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री ने इसको सेटअप किया है, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री ने। तो गवर्नमेंट के भी कुछ मेंबर होते हैं, इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। कुछ इंडस्ट्री से आते हैं, मान लो किसी कंपनी से कोई MD उठा लिया या कोई भी, उसके मेंबर हो गए। और कंज्यूमर जो होते हैं, ग्राहक जो सामान वगैरह खरीदते हैं, आप हम वगैरह नॉर्मल कंज्यूमर जो होते हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में। इसको जो चेयरमैन होते हैं इसके, वो कौन नॉमिनेट करते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन को नॉमिनेट करते हैं। और चेयरमैन की जो पोस्ट है, यानी कि जो अध्यक्ष है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। तो इतना याद रखना बस इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। ये क्या है? देखो जहाँ इंटीग्रेटेड लगा, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। इंटीग्रेटेड मतलब कुछ चीज़ कलेक्ट, इकट्ठा की जा रही है, इंटीग्रेट की जा रही है। और यहाँ पे क्या की जा रही है? जो हमारी 3 सेनाएं मिलिट्री में, 3 सेनाएं कौन कौन सी? नेवी जो पानी में काम करती है, यानी कि ओशंस में, नौसेना बोलते हैं हिंदी में। एक एयरफोर्स जो हवा में काम करती है, मतलब एयरफोर्स। और जो आपकी लैंड पे काम करती है, जिसे थल सेना बोलते हैं, वो है आपकी आर्मी। तीनों सेना से क्या है? सोल्जर आएंगे और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड उसे बोल देंगे। अभी क्या है, जैसे मान लो हर एक फोर्स की, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, इनकी अलग अलग प्लेटून होते हैं, अलग अलग बटालियन होती हैं, और अलग अलग इनकी कमांड होती हैं, जो एक ऑफिसर के अंदर काम करती हैं। कमांड का मतलब ये है, इसमें मान लो 100, 150, 200 सोल्जर होंगे, उनके ऊपर एक कमांडर होगा, मतलब ऑफिसर होगा जो इनको डायरेक्शन देगा। तो ये जो कंपनी टाइप होती हैं, ये क्या करेंगी? ये वही डायरेक्शन दे सकता है जो, जैसे आर्मी का कमांडर है, कमांडर के अंदर काम कर रही हैं, तो वही इसे डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन ऐसी कमांड क्रिएट करने की बात हो रही है कि तीनों सेनाओं से सोल्जर आए और एक ही कमांडर हो, अलग अलग मान लो फोर्स उसे ना करे, अलग अलग फोर्स उसे ना करे, कमांड ना दे, ऑर्डर ना दे।
जैसे मान लो इंडियन नेवी की कमांड है तो इंडियन नेवी का कमांडर होंगे, वो उसे ऑर्डर देंगे कुछ करने के लिए। मान लो कहीं लड़ाई हो रही है, जाना है। इंडियन एयरफोर्स के होंगे तो अलग से उसके कमांडर की अलग से फोर्स होगी, अलग से यूनिट होगी। तो ये इसके तीनों को मिला के एक यूनिट बनाना, ये है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। अभी न्यूज में इसलिए आई, हाई लेवल कमेटी बैठी हुई है, हाई लेवल कमेटी, जिसमें रिप्रेजेंटेशन है सर्विसेज से। मतलब सर्विसेज क्या है, जो इंडियन आर्म फोर्स हैं इनके मतलब ऑफिसर वगैरह यहाँ से, और मिनिस्ट्रीज से, दोनों जगह से मेंबर आए और एक कमेटी बैठी। उसने कंसल्टेशन की कि इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस थिएटर कमांड क्रिएट करने की। अभी देखो है नहीं, अभी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्रिएट की नहीं गई है, अभी बात चल रही है कि आगे क्रिएट की जाए, आगे बनाई जाए। ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड यही होगी, एक यूनिफाइड कमांड जो सिंगल कमांडर के अंडर में होगी, और वही उसके स्ट्रेटजिक या सिक्योरिटी कंसर्न जो भी एरियाज हैं उनसे डील करेंगे। ये कमांडर होंगे फोर्स से होंगे, और इसमें जो रिसोर्सेज वगैरह होंगे तीनों फोर्स के यूज कर सकेंगे, इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स सबके। रिसोर्सेज का मतलब है मान लो जो भी हथियार, वीपन्स हैं या किसी और चीज़ की ज़रूरत है, एक ही जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है ये सारी सेनाओं के रिसोर्सेज यूज कर सकेगी। मान लो लड़ाई में कुछ चीज़ ज़रूरत है, इंडियन नेवी के शिप यूज कर लिए, या एयरफोर्स के हवाई जहाज़, एयरक्राफ्ट वगैरह, लड़ाकू विमान यूज कर लिए, तो ये सब एक ही कमांडर के अंडर आ जाएंगे सब। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड विल नॉट बी आंसरेबल टू इंडिविजुअल सर्विस। ये क्या है, किसी भी, जैसे इंटीग्रेटेड होगी तो किसी एक सर्विस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, आंसरेबल नहीं होगी, ये उत्तरदायी नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, जैसे क्योंकि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, ये तीनों सेनाओं से इसमें आ रहे हैं जी सोल्जर, और तीनों सेनाओं से सोल्जर आ रहे हैं, तो इंडियन नेवी को अलग से कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, इंडियन एयरफोर्स को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आर्मी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होगी जो एक ही कमांडर के अंडर काम करेगी, इसमें तीनों सेनाओं से आएंगे। और ये जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, जो इसको रिकमेंडेशन किसने किया था कि ऐसी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बननी चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? इसकी दी थी सैकेतकर कमेटी ने। एक सैकेतकर कमेटी बैठी थी, उसने बोला था कि 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होनी चाहिए हमारी कंट्री में। एक तो नदन साइड के लिए, हमारा जो इंडिया है उसके नदन साइड के लिए, इस साइड के लिए, नदन साइड के लिए, कि नदन साइड के लिए क्यों? चाइना को रोकने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना बॉर्डर पे एक कमांडर हो, एक मतलब कमांड हो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। और एक कमांड कहाँ पे हो? वेस्टर्न इंडिया में, ये पाकिस्तान बॉर्डर के लिए हो, जो यहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर लगाता है उसके लिए हो। और एक हमारा मैरीटाइम रोल के लिए हो, सदर्न कमांड मतलब यहाँ पे फोर्स प्रोवाइड करे, इसके लिए एक कमांड हो। तो 3 कमांड इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्रिएट करने की बात कही थी सैकेतकर कमेटी ने। तो इस सैकेतकर कमेटी किस लिए बैठी थी ये भी आपको याद रखना है। और एक कारगिल रिव्यू कमेटी भी बैठी थी, जब कारगिल वार हुआ था, कारगिल युद्ध इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1999 में, उसके बाद एक कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी थी, उसने भी ऐसा रिकमेंडेशन दिया था कि ऐसी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हो, जिससे क्या है, जब भी कोई लड़ाई हो तो आसानी हो तीनों सेनाओं के रिसोर्सेज यूज करने में, और कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, तीनों सेनाएं आपस में कोऑपरेशन, सहयोग कर सकें और किसी भी समस्या से निपट सकें आसानी से। क्या अभी हमारे देश में कोई इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है? उसका जवाब है यस है। कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है हमारा, अंडमान निकोबार आइलैंड तो देखा ही होगा आपने, उसके लिए एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड काम करती है तीनों सेनाओं की मिलके। तो इसके लिए है। क्या किसी और देश में ऐसी कमांड है? देखो, जो हर देश में ऐसी 3 सेनाएं होती हैं कि पानी के लिए अलग, थल सेना जमीन के लिए अलग, वायु सेना अलग होती है। तो क्या किसी और देश ने ऐसी कमांड बना रखी है? उसका जवाब है यस, और देश में भी है। जैसे आपका यूएसए में ही है, अमेरिका में, और भी कई सारे देश हैं जिन्होंने बना रखी है। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है रिक्यूजल ऑफ जजेज। रिक्यूजल ऑफ जजेज अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि एक जस्टिस हैं इंदिरा बनर्जी, उन्होंने अपना आप को रिक्यूज कर लिया है। रिक्यूज का क्या मतलब होता है? रिक्यूज का मतलब होता है पीछे हटना, मना कर देना, किसी काम को करने से मना कर देना, मतलब अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर देना कि नहीं, मैं नहीं कर रहा इस काम को। तो ये अभी केस को सुन रही थी, लेकिन उस केस को सुनने से इन्होंने इनकार कर दिया और अपने आप को पीछे हटा लिया, कह दिया किसी दूसरे जज को केस दिया जाए। तो जज हैं इंदिरा बनर्जी, इनके पास केस आया था। अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद 2 बीजेपी के एक्टिविस्ट को मार दिया गया था, तो उनकी परिवार ने, उसकी फैमिली ने पिटीशन डाली थी। तो ये जज सुन रही थी, इन्होंने अपने आप को पीछे हटा लिया। पिटीशन डाली थी क्योंकि इनका इनडिस्क्रिमिनेटली हत्या कर दी थी 2 इनोसेंट पीपल की।
तो इसलिए डाली थी पिटीशन। अब हमारे लिए जानना जरूरी है रिक्यूजल और जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में क्या क्या डिटेल है। रिक्यूजल को ही बोलते हैं जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन। कहने का मतलब ये है जब कोई आदमी केस सुन रहा है, जज है, और वो अपने आप को उस केस से हटा ले, वो कहे नहीं मेरा इस केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं इस केस को छोड़ रहा हूँ, किसी और जज को दिया जाए इस केस को। मतलब एक्ट ऑफ एब्सटेनिंग। एब्सटेनिंग का मतलब होता है बचना, अपने आप को प्रिवेंट करना किसी एक्ट से, किसी काम से। फ्रॉम पार्टिसिपेशन मतलब उसमें हिस्सादारी नहीं लेना चाहता किसी भी ऑफिशियल एक्शन में, आगे जैसे कोई लीगल प्रोसीडिंग है उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता क्योंकि उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब तो होता है कोई डिस्प्यूट, विवाद, झगड़ा, और इंटरेस्ट का मतलब उसकी रुचि। ये रुचि का झगड़ा कैसा होता है? ये देखो हिंदी में जो प्रॉपर हिंदी का वर्ड होगा वो तो कुछ और ही होगा इसका। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यही है, मान लो कोई जज या कोई भी ऑफिसर है, वो कोई काम कर रहा है और उसका क्या है, जैसे जज का ही मान लो, जज कोई डिसीजन दे रहा है और उस कोई केस ऐसा आ गया कि उसका फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व है। मान लो उसका घर में कोई, मान लो उसका भाई बहन कोई, उसके ऊपर केस चल रहा है और वो जज उसका केस सुन रहा है, तो ये हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि भाई साहब आप क्या है अपने फैमिली मेम्बर का केस सुन रहे हो। इससे क्या हो सकता है, आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन हो उनका वॉयलेशन कर सकते हो, उल्लंघन कर सकते हो, आप जो इंटीग्रिटी है उसी को यानी कि वॉयलेट कर सकते हो। कैसे चांसेस होते हैं देखो ऐसे कि वो हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर के पक्ष में डिसीजन दे दे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे किसी मान लो आदमी को वो जानता है जिसका केस सुन रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से जज खुद ही अपने आप को एब्सटेन कर लेते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं रिक्यूजल या जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन। ये 2-3 बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्पेशल लेक्चर भी बनाया हुआ है, डिटेल में देखना तो आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, इसमें सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं इसका। इसके ग्राउंड क्या होते हैं, आधार क्या होते हैं? आधार तो यही होते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन कुछ इसमें डिटेल दी हुई है। जैसे जज को होता अगर 22 इस किसी के फेवर में, मान लो किसी एक पार्टी के बीच में कोई पक्षपात करने की आशंका हो, उम्मीद हो, ऐसा लगे कि वो 22 हो सकता है, पक्षपात कर सकता है किसी के फेवर में, तो वो जज अपने आप को रिक्यूजल कर लेता है। नेक्स्ट क्या है, किसी ऐसा सब्जेक्ट मैटर हो जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, मान लो कोई ऐसा मैटर आ रहा है उसकी, मान लो किसी से रिलेशनशिप हो, समवन हु इज इंटरेस्टेड इन इट, मान लो कोई ऐसा आदमी हो जिसके साथ उसका कोई रिलेशनशिप हो, कोई सगा संबंधी हो, तब जो हमने ऊपर पढ़ा था, या फिर ऐसा एक्सपीरियंस हो, मान लो जज बनने से पहले जब वो लॉयर था और उसका उस केस पहले से चल रहा है, उसमें उसका इंटरेस्ट था, उसने केस सुना था पहले लॉयर होते के, जब लॉयर था, जब वकील था, जज बनने से पहले मान लो वकील था, जब उसने केस सुना था और वो केस तब से चल रहा है और वो अब जज बन गया, वो चाहता है मैं इस केस में वकील था और इस केस को सॉल्व करूं, तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, तब भी वो अपने आप को अलग करना चाहेगा जज। नेक्स्ट हो जाता है पर्सनल नॉलेज अबाउट द पार्टीज। मान लो किसी पार्टीज के बारे में, दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है, किसी के बारे में उनकी पर्सनल नॉलेज हो, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी से रिलेशन हो, किसी से कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई सगा संबंधी हो, तो भी रिक्यूजल उसे कर लेते हैं, अपने आप को एब्सटेन कर लेते हैं, अपने आप को दूर कर लेते हैं। या फिर एक्स पार्टी कम्युनिकेशन और विद द लॉयर्स, मान लो कोई वकील है या कोई केस से रिलेटेड कोई भी आदमी है, उससे कोई कम्युनिकेशन हुआ हो, पहले कोई बातचीत हुई हो और बाद में वो केस आ गया हो, वही जज सुन रहे हो, तो भी अपने आप को रिक्यूजल कर लेते हैं। या फिर कोई रूलिंग से, कमेंट्स या कंडक्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसा ग्राउंड पे वो अपने आप को रिक्यूजल कर लेते हैं जज। क्या ऐसा कोई लॉ है हमारे देश में कि जज रिक्यूजल करेंगे? देखो ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी डेफिनेट रूल्स भी नहीं है, कोई नियम भी नहीं है कि जज को कब रिक्यूजल करना, अपने आप को कब इस केस से हटना है, कोई नियम नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, जज अपने आप को रिक्यूजल क्यों करते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज जो भी होते हैं, वो अपनी ऑफिस में आने से पहले शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, और उस शपथ लेने से पहले वो ये प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने ड्यूटी को, कर्तव्य को परफॉर्म करेंगे जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, न्याय प्रोवाइड करने के लिए, बिना किसी डर के, फियर के, बिना किसी फेवर के, बिना किसी के पक्ष में, बिना किसी अफेक्शन और इलविल के, मतलब किसी का पक्ष ना लेते हुए सबको न्याय प्रोवाइड करेंगे। इसी वजह से वो किसी का पक्ष ना ले सकें, इसी वजह से वो अपने आप को रिक्यूजल कर लेते हैं। एक देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया था, अपना वर्डिक्ट दिया था, वो केस था ये कोरा नाम का केस 2015 का, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2015 का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जे चले चलामेश्वर। इन्होंने बोला था कि मान लो जब भी कोई ऐसा सस्पेक्ट हो, सस्पेक्ट का मतलब ये है
कि ऐसा संदेह हो कि जज बाइस हो सकता है इस जजमेंट के रिगार्डिंग, इस किसी पार्टी के, मान लो किसी का केस आ रहा है, दो पार्टी में से किसी के पक्ष में बाइस हो सकता है, पक्षपात कर सकता है, तो जज को खुद ही अपने आप को रिक्यूजल कर लेना चाहिए। तो ऐसा जे चलमेश्वर ने अपने एक वर्डिक्ट में बोला था 2015 में। तो ये सब कुछ है, वैसा कोई डेफिनेट रूल तो है नहीं, ना कोई नियम है, ना ही संविधान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है रिक्यूजल से रिलेटेड। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है इंप्रूविंग एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने और यूनिसेफ ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। यूनिसेफ ने और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पूरा नाम है इसका, इसने एक एग्रीमेंट समझौता जिसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट बोला है, ये साइन किया है। किस लिए? ताकि जो इंडिया में जो यूथ है ना, जो जवान लोग हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट आउटकम को इम्प्रूव किया जा सके, बढ़ाया जा सके, मतलब उन्हें रोजगार दिलाया जा सके। यूनिसेफ क्या है? आपने सुना ही होगा यूनिसेफ का नाम। यूनिसेफ एक फंड है, फंड बोल सकते हो या आप एजेंसी बोल सकते हो, यूनाइटेड नेशन की, यूनाइटेड नेशन का ही फंड है, या एजेंसी बोल सकते हो, या ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी बोलते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये किस लिए काम करता है? ये जो चिल्ड्रन होते हैं ना, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड वाइड। ह्यूमैनिटेरियन का क्या मतलब है? ह्यूमैनिटेरियन का मतलब है कि मानवता के बेस पे सहायता देता है बच्चों को। जैसे मान लो गरीब बच्चे हो गए, पूर्व बच्चे, या किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, शिक्षा, या स्कूल से बाहर हैं, तो ऐसे बच्चों को ये प्रोवाइड करता है हेल्प, और पूरे वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और डेवलपमेंट के बेस पे, मतलब बच्चों का विकास हो सके, इसलिए सहायता करता है कंट्रीज़ की, देश की। तो इसने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ मिलकर अभी ये समझौता किया है, एग्रीमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है। इसमें यही क्या है कि जो भी मान लो इनिशिएटिव हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार क्रिएट करने के लिए, ऐसे इनिशिएटिव को जो भी एग्जिस्टिंग है उनको प्रमोट करना इसका काम है। कौन कौन से एरिया हैं जिनमें कोलिब्रेट करेंगे, जिनमें सहयोग करेंगे एक दूसरे मिलकर, यूनिसेफ और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। इसमें जो यंग पीपल हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से, मतलब रोजगार के कहाँ कहाँ मौके हैं, कहाँ कहाँ पे रोजगार मिल सकता है यूथ को, जवान लोगों को, जो रोजगार करना चाहते हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा कि आप यहाँ पे रोजगार ले सकते हो। उन्हें स्किल प्रोवाइड की जाएगी, दक्षता, जैसे मान लो कोई काम करना सिखाना, सिलाई मशीन सिखाना, या कोई कंप्यूटर स्किल्स देना, या कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या कोई भी स्किल, दक्षता देनी उन्हें, फाइनेंशियल स्किल्स या डिजिटल स्किल्स या वोकेशनल स्किल्स, कोई भी लाइफ से रिलेटेड स्किल्स जिनसे उनको जॉब मिल सके, ऐसी स्किल प्रोवाइड की जाएगी। एक गवर्नमेंट ने, हमारी ने नेशनल कैरियर सर्विस प्रोग्राम चलाया हुआ है, इसको भी स्ट्रेंथ करेंगे, ये भी एम्प्लॉयमेंट के लिए चलाया हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम ब्रीफली। जो भी जॉब फोरकास्टिंग है उसको सपोर्ट करना, कि फोरकास्टिंग का मतलब है भविष्यवाणी, आगे जॉब कितनी क्रिएट होंगी, इसको सपोर्ट करना, ताकि यूथ को उसके रिगार्डिंग स्किल दी जा सके और फ्यूचर में आने वाली जॉब को उन्हें प्रोवाइड किया जा सके। यूथ और पॉलिसी स्टेक होल्डर्स के बीच में डायलॉग को सपोर्ट करना, कहने का मतलब ये है, जो भी पॉलिसी बनाते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर, या गवर्नमेंट जो भी नीति बनाते हैं, कोई स्कीम योजना बनाते हैं यूथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, कि भाई साहब आप यूथ को देख के पॉलिसी बनाओ कि उन्हें किस तरह की जॉब की ज़रूरत है, या फिर उन्हें स्किल देने की ज़रूरत है, इस तरह से पॉलिसी बनाई जाए, इसको सपोर्ट करना इसका काम है। अब ये नेशनल कैरियर सर्विस क्या है? ये एक प्लान है जो ई गवर्नेंस प्लान के अंडर ही आता है, 2015 में लॉन्च किया था इसको। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसके ज़रिए क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट हैं, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, हमारे इंडिया के सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती हैं इस पर। मतलब एक प्लेटफॉर्म होगा, ये मान लो इंटरनेट पे एक प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, साइट है, वन स्टॉप सेंटर है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसका मतलब हर एक नागरिक को ये उसमें जानकारी मिलेगी कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के अवसर हैं, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी हैं, कैरियर सर्विस रिलेटेड जितनी भी सेवाएं हैं वो सब कुछ जानकारी यहाँ पे मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसके रिगार्डिंग नोडल मिनिस्ट्री है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, नेशनल कैरियर सर्विस को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इंप्लीमेंट करती है। इसके 3 पिलर हैं, एक तो वेल डेजिग्नेटेड आईसीटी बेस्ड पोर्टल, एनसीएस पोर्टल, मतलब एक तो वेबसाइट बनाई हुई है जिस पे सारी जानकारी मिलेगी। एक मॉडल कैरियर सेंटर बनाया हुआ है कंट्री वाइड, सारे कंट्री में मॉडल कैरियर सेंटर हैं जिन पे सारी इंप्लॉयमेंट के रिगार्डिंग जानकारी मिलेगी। और इंटरलिंकेज विद ऑल स्टेट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सारे स्टेट को आपस में इंटरलिंक करना कि भाई साहब किस स्टेट में किस तरह की जॉब क्रिएट होंगी, कैसी जॉब है, कहाँ पे किसको जॉब मिल सकती है, ये सारा इंटरलिंक करना सारे स्टेट्स को। इसके ये 3 पिलर पे बेस्ड
काम करता है ये नेशनल कैरियर सर्विस। गवर्नमेंट ने कुछ और भी इस तरह की स्कीम चलाई हुई है रोजगार को बढ़ाने के लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जिसमें 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फार्म माइक्रो एंटरप्राइजेज को। जो ऐसे नॉन फार्म का मतलब है जो किसान खेती नहीं करते, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, कृषि से रिलेटेड नहीं है, ऐसे कोई काम करना चाहे, कोई छोटी उद्योग खोलना चाहे, उनको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है इसमें। एक प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए चलाई जा रही है हमारे इंडिया में। तो ये कुछ स्कीम है जो चलाई जा रही हैं एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए। चलते नेक्स्ट पे, यही था इसमें। नेक्स्ट है हेल्पलाइन फॉर साइबर फ्रॉड लॉन्च। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने एक वेबसाइट नहीं, हेल्पलाइन लॉन्च की है। हेल्पलाइन का मतलब फ़ोन नंबर है, इस पर फ़ोन करके आप कुछ भी शिकायत कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। अगर आपके पास आपके आपके मतलब आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जैसे मान लो आपके बैंक से पैसे चुरा लिए, आपके पेटीएम से किसी ने पैसे निकलवा लिए, आपके किसी वॉलेट से पैसे निकलवा लिए फ्रॉड से, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आप शिकायत कर सकते हो इस नंबर पे। एक हेल्पलाइन लॉन्च करती है 155-260, ये हेल्पलाइन लॉन्च की है 155-260। इस पे आप फ़ोन पे शिकायत कर सकते हो। ये साइबर फ्रॉड क्या होते हैं? साइबर फ्रॉड ये होते हैं ऐसे क्राइम, ऐसे अपराध कोई भी जो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं, और उनमें ये इनकी धारणा रहती है कि वो इंडिविजुअल पर्सन की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी की भी संस्था की पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन करप्ट कर दें। मान लो आपकी कोई पर्सनल डेटा, इमेज, फोटो, आपका कोई पीडीएफ फाइल कोई चुरा ली, या आपका कोई फाइनेंशियल लॉस कर दिया, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए। ऐसे जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं ये सब इसी क्राइम में, ऐसे क्राइम अपराध हैं, ये साइबर फ्रॉड में आते हैं सारे ये ऐसे क्राइम। इसके लिए नेशनल हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म क्या करेंगे, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे पर्सन को, ताकि जिनके साथ कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखाधड़ी हुई है साइबर फ्रॉड के रिगार्डिंग, तो अपना केस दर्ज कर सकेंगे, ताकि अपनी जो हार्ड अर्न मनी है, बड़ी मेहनत से जो लोगों ने पैसे कमाए, अपनी पैसे को लॉस होने से प्रिवेंट कर सकें। गवर्नमेंट ने 2020 में एक स्ट्रेटजी और चलाई थी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020 में। ये ऑफिस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एक ऑफिस है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। कहाँ पे ये ऑफिस? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, इसके अंदर ये ऑफिस है। उसने ये स्ट्रेटजी बनाई थी साइबर जो फ्रॉड है उनसे बचने के लिए। देखो हर साल यूपीएससी लगभग, आप पिछले 5 साल के पेपर उठा कर देखोगे तो 3 से 4 बार साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी मेंस में। यकीन नहीं आता तो पहले आप मेंस के क्वेश्चन उठा के देखो, एनालाइज करो, तब फिर आपको समझ में आएगा ये पूछता है नहीं पूछता यूपीएससी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एज इट इज़ इसे कोट कर सकते हो ये कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं साइबर फ्रॉड वगैरह को रोकने के लिए। आप कह सकते हो हेल्पलाइन नंबर बनाया, एक प्लेटफॉर्म दिया, एक स्ट्रेटजी बनाई इसने, इस काउंसिल के सेक्रेटरी ने। और भी इस इनिशिएटिव के बारे में क्या है कि हेल्पलाइन क्या है, इसे ऑपरेशन कौन करेगा, मतलब इस हेल्पलाइन को कौन इसे इम्प्लीमेंट करेगा। एक सेंटर बना हुआ है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर। तो ये आरबीआई के साथ मिलके और बाकी के जो मेजर बैंक है, जैसे पेमेंट बैंक हो गया, वॉलेट या ऑनलाइन मर्चेंट है, मर्चेंट का मतलब होता है एक तरह से व्यापारी, ऑनलाइन जो व्यापार करते हैं, मर्चेंट है जो ऑनलाइन मर्चेंट, तो इनके साथ मिलके ये I4C है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये मिलके इस हेल्पलाइन के सारा इम्प्लीमेंटेशन देखेगा, ऑपरेशन इसका सारा ये करेगा। मतलब जितने भी इस पर शिकायत आएंगी सबको ये सुनेंगे। ये जो डेवलप की गई है हेल्पलाइन, ये I4C ने की है, जो I4C का मतलब यही है इंडियन, और C4 इसके लिए लिखा है, C 4 बार आ रहा ना, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इसने डेवलप किया है इसको। ये जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं कोई भी, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, मतलब बैंक के साथ और पुलिस के साथ, दोनों के साथ मिलकर, ताकि ऐसे जो फ्रॉड करते हैं लोग ऑनलाइन उनको पकड़ा जा सके और उन्हें सजा दी जा सके। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या है, ये 2018 में सेटअप किया था गवर्नमेंट ने, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये डील करता है ऑल टाइप्स के जो भी साइबर क्राइम होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव और कोऑर्डिनेटेड मैनर में। इसके 7 कंपोनेंट हैं, मतलब जो इंडियन साइबर क्राइम्स कोऑर्डिनेटर सेंटर है इसके 7 कंपोनेंट हैं, जिनका नाम है, ये आपको नाम याद करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार बस देख लो। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट है किसकी,
एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, एक नेशनल साइबर क्राइम सी ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है कुछ पर्सनस को, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट है, नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर है, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम है, प्लेटफॉर्म फॉर जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम है। तो ये इसके 7 कंपोनेंट हैं जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है इसकी हेल्प करते हैं। ये कहाँ पे है सेंटर? जो I4C है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है ये। और ऐसे इनिशिएटिव और भी लिए हैं कि गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए और भी लिए हैं इनिशिएटिव, जैसे कि एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आई थी गवर्नमेंट 2018 में, ताकि जो भी इंडियन सिटीजन का, नागरिकों का जो पर्सनल डेटा है, जो भी मान लो फ़ोन में उनका डेटा सेव है, कंप्यूटर में डेटा सेव है, तो उसे कोई हैक ना कर सके, चोरी ना कर सके, उसको सिक्योर करने के लिए, सिटीजन डेटा को सिक्योर करने के लिए ये बिल लेके आई। एक साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया हुआ है, साइबर स्वच्छता केंद्र। एक सर्ट इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, ये बहुत साल पहले ही बना दी थी। तो ये कुछ साइबर क्राइम को रोकने के लिए कोऑर्डिनेट करती हैं गवर्नमेंट के साथ। तो यही था इस लेक्चर में, बस इतने टॉपिक थे आज। अब क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइबर 2 मिशन रिसेंटली न्यूज़ में था, आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है। जो प्लानट है ग्रह वीनस, उसके एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए लॉन्च किया था, या जो मार्स ग्रह है, मंगल ग्रह, उसके इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए, या फिर जो सुपरनोवा रेमनेंट है। सुपरनोवा क्या है? जब कोई भी स्टार की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फूट जाता है। जैसे कोई भी रॉकी बॉडी, जैसे सन है सूरज, बहुत ज़्यादा एज होने के बाद फूट जाता है, इसी के कारण ब्लैक होल वगैरह बनते हैं। ये हमने ब्लैक होल का जो लेक्चर लिया था ना, साइंस एंड टेक के प्लेलिस्ट बनी हो, उसमें आप देख लेना। ब्लैक होल का नहीं देखा तो अगर भूल गए तो रिवाइज कर लेना। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद जो रेमनेंट्स बचे हैं, रेमनेंट्स का मतलब है अवशेष, उनकी स्टडी करना। जैसे मान लो कोई रॉक पार्टिकल छोटे छोटे स्पेस में घूम रहे हैं, उनकी स्टडी करना। या फिर जो भी जितने भी स्टार्स हैं यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितने भी स्टार हैं, जैसे सन है, सन भी एक स्टार है, एक तारा है, तो ऐसे स्टार को गिनना, काउंट करना, इस साइबर 2 मिशन का पूरा मतलब इसका टारगेट है। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। डी ही करेक्ट है इसका आंसर, क्योंकि यूनिवर्स में जो स्टार हैं उनको काउंट करना इसका मेन मकसद है, टारगेट है। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, चिपको मूवमेंट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी है, आपको करेक्ट बतानी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है ये एक गांधीयन फॉर्म मूवमेंट था, मतलब इसमें क्या, पीसफुली नॉन वायलेंस तरीके से अहिंसात्मक एक आंदोलन था जो चलाया गया था डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट, मतलब कि पेड़ नहीं काटना है इसमें, ये इसका मेन मकसद था। जो हिमालय रीजन में लोकल्स रहते हैं उनके द्वारा चलाया गया था। और इस मूवमेंट को लीड किया था, मतलब इसका नेतृत्व किया था, इसके लीडर थे मेन सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, हमने पढ़ा भी था इनके बारे में। इसमें क्या है, मूवमेंट में सपोर्ट केवल और केवल वुमन का आया था क्या? महिलाओं ने सपोर्ट किया था, आदमियों ने सपोर्ट नहीं किया था। अब आपको बताना करेक्ट कौन सा है, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, फर्स्ट ओनली 1 2 3। भाई साहब देखो, अभी मैंने कहा कि सुंदरलाल बहुगुणा इसने के मेन लीडर थे। अब जब आदमी ही मेन लीडर है, क्या सिर्फ औरत ही सपोर्ट करेंगी इसको? ये तो आप सोच सकते हो ऐसा कुछ स्टेटमेंट होगी, अपसर्ड स्टेटमेंट है। यूपीएससी भी ऐसी अपसर्ड स्टेटमेंट देता है, उसमें एक मतलब दो स्टेटमेंट ऐसी रहती हैं, दो एक दूसरे के अपोजिट रहती हैं। तो अगर आपने उसको पता लगा लिया, कहने का मतलब ये या तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, दोनों तो बिल्कुल सही नहीं है, और आपको पता होना चाहिए एक सही है बिल्कुल, तो आप फिर कुछ अनुमान लगा सकते हो कि हाँ कौन सा सही होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, कि A1 और 2 इसमें सही है, आपका आंसर ए हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से आप लगा सकते हो इसका आंसर। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट कैन अबॉलिश ए लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली। आपको पता होना चाहिए स्टेट में दो तरह के हाउस होते हैं, एक तो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसे हिंदी में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधानसभा, और इसे विधान परिषद बोलते हैं। अभी बात हो रही है लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ये हमारे देश में सारे स्टेट में नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट में है ये विधानसभा। कौन कौन से में? ये विधान परिषद बोलते हैं इसे, विधान परिषद काउंसिल को, और विधानसभा बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। कौन कौन से स्टेट में है काउंसिल? 6 स्टेट में, बताओ, बहुत बार बताया मैंने। यूपी से जाओ बिहार, बिहार से सीधा आ जाओ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर आ जाओ सीधा कर्नाटक, कर्नाटक से फिर घूम जाओ तेलंगाना में, तेलंगाना के पास ही है आंध्र प्रदेश,
बस ये 6 स्टेट हैं जिनमें अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद। तो ये बताना जब भी ये अबॉलिश करनी है, अबॉलिश का मतलब होता है रिमूव करना, हटाना किसी चीज़ को, पहले से बनी हुई है उसको हटाना है, ख़त्म करना है। तो ये एंड करना हो तो कौन सा प्रोसीजर है इसे ख़त्म करने के लिए? आपके ऑप्शन है A B C D, पॉज करके पढ़ लो। इसका मैं आंसर बताऊंगा सिर्फ। इसका आंसर है इफ़ द पार्लियामेंट अप्रूव्स द रेजोल्यूशन बाई ए सिंपल मेजोरिटी विच हैज़ बिन पास्ड बाई स्पेशल मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर स्टेट की विधानसभा अगर उसमें रेजोल्यूशन को पास कर दे स्पेशल मेजोरिटी से, तो पार्लियामेंट फिर उसे अप्रूवल दे देती है सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में, तो उसे रिमूव किया जा सकता है। यानी कि पहले स्टेट, जिस स्टेट में राज्य में है, मान लो अभी महाराष्ट्र में जैसे है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको हटाने के लिए वहाँ की असेंबली पास कर दे रिजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी से, फिर भेजे किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर वो पार्लियामेंट में अप्रूव कर दे सिंपल मेजोरिटी से, तो उसे अबॉलिश किया जा सकता है। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, आप पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। सारी मेजोरिटी एक लेक्चर में 2 से 3 मिनट का दी हुई है। नहीं देखा तो देखिए, देखा हुआ है तो रिवाइज करिए, भूल गए हो तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना, कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं कैबिनेट कमेटी के रिगार्डिंग, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कैबिनेट कमेटी क्या होती हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या? संविधान के द्वारा बनाई जाती हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनके द्वारा बनाई जाती हैं। ये क्या है? फाइनल डिसीजन नहीं ले सकती कैबिनेट कमेटी, क्योंकि फाइनल डिसीजन कैबिनेट ही लेते हैं, कैबिनेट कमेटी नहीं लेती। तो आपको इनकरेक्ट बताना गलत कौन सा। देखो पहला गलत है, हमें गलत बताना है इनकरेक्ट। दूसरा बिल्कुल सही है, ये फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि कैबिनेट कमेटी रिकमेंडेटरी है, ये रिकमेंडेशन देती हैं कैबिनेट को, जो मिनिस्टर होते हैं वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये फाइनल डिसीजन नहीं ले सकती। लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना, तो पहला ही इनकरेक्ट है, हमारा आंसर ए हो जाएगा। पहला इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि संविधान में इनके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। ये रूल्स वगैरह बनाए हुए हैं, लोकसभा के रूल्स, बिजनेस रूल्स, उनमें दिए हुए हैं, लेकिन संविधान में नहीं दिया हुआ। संविधान में कोई मेंशन नहीं है कैबिनेट कमेटी का, तो इसलिए पहला गलत हो जाता है, वही आंसर हो जाएगा। इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। पहला कह रहा है कि जो फर्स्ट लोकसभा बैठी थी वो फर्स्ट रिपब्लिक डे के ईव पे बैठी थी। ईव का मतलब होता है, जैसे मान लो आज का दिन है 21 जून का, 21 जून की ईव क्या होगी? 20 जून की शाम, 20 जून की जो शाम है वो हो जाएगी ईव। तो ऐसे फर्स्ट रिपब्लिक डे कब मनाया था हमने? 26 जनवरी 1950 को। तो क्या फर्स्ट लोकसभा 25 जनवरी की शाम 1950 को बैठी थी क्या? मतलब बन गई थी क्या फर्स्ट लोकसभा? सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि ब्रिटिश डोमिनियन था पहले, इंडिया जब आज़ाद हुआ था तब भी डोमिनियन था, आज़ाद होने के बाद 1947 में। ये डोमिनियन का जो टैग है ये हट गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो गया था इमिडिएटली। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा, पहला दूसरा दोनों सही दोनों गलत। देखो दूसरा ही सही है, पहला गलत है। आपको सबको पता होगा फर्स्ट लोकसभा कब बैठी थी? 17 अप्रैल, क्योंकि अप्रैल 1952 में इलेक्शन हुए थे, मार्च अप्रैल में, और फर्स्ट लोकसभा बनकर तैयार हुई थी 17 अप्रैल 1992। देखो पीसीएस के छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, ये डेट भी पूछ लेते हैं। 17 अप्रैल 1952 में फर्स्ट लोकसभा बैठी थी। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है, सेकंड ही सही है। दूसरा बिल्कुल सही है, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था तो तब क्या है, ब्रिटिश का जो डोमिनियन स्टेटस मिला था इंडिया को, तो वो हट गया था। फिर इंडिया बिल्कुल सॉवरेन हो गया था, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट, एक तरह से फुली इंडिपेंडेंट। मतलब डोमिनियन का जो टैग था वो हट गया था। और एक चीज़ याद रखनी है, डोमिनियन का जो टैग है वो पाकिस्तान को भी मिला था। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 का जो एक्ट पास किया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, तो दो डोमिनियन अलग अलग से दो डोमिनियन कंट्री बने थे, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। तो इंडिया का टैग तो हट गया था जब संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, तब हट गया था, पोस्ट इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बी ही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं, आज 5 ही क्वेश्चन थे।